हेलो दोस्तों, मैं अनुष्का नर्जरी और आप देख रहे हैं ड्यूअल एंटरटेनमेंट। तो आज हम जो कोरियन वीडियो देखेंगे उसका टाइटल है कि चाइना हिमालय रीजन को डेवलप कर रहा है तो फिर इंडिया क्यों चुपचाप बैठा है। पहले मेरे इस वीडियो से मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ। चौधरी मेहराली ने लिखा है, अरुणाचल और नागालैंड बहुत समय तक पीछे रहने वाले हैं। मेनलैंड इंडियन पॉलिटिशियंस को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लुक एट तिब्बत रैपिडली ग्रो कर रहा है। होपफुली अगले 10 सालों में लासा विल बी द मोस्ट एडवांस सिटी इन द हिमालयन रीजन। दिस इज कॉल्ड चाइनीज करिश्मा। तिब्बतियन अब बुलेट ट्रेन में चढ़ेंगे और शायद लासा में मेट्रो भी बनाया जाएगा। अरुणाचल एंड नागालैंड कांट इवन ड्रीम ऑफ ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। वैसे नाम से तो क्लियर है कि ये ना तो अरुणाचल के नेटिव है और ना ही नागालैंड की, लेकिन उनके बातों को हम पूरे तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइना पाकिस्तान जैसा बेवकूफ नहीं है और जो ब्लंडर पाकिस्तान ने पीओके में किया वो चाइना नहीं करेगा। अगर आप देखें तो अक्सर चीन, तिब्बत और जो भी एरिया डिस्प्यूटेड है और इंडिया के पार्ट से उन्हें चाइना अच्छी तरीके से डेवलप करके रखा है। इंडिया को भी जरूरत है नॉर्थ ईस्ट पार्ट को अच्छी तरीके से डेवलप करना एंड टू सेट एन एग्जांपल। एनीवेज, चलिए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों 1 जून से हमारे आईवेव का फर्स्ट सॉन्ग शूटिंग शुरू हो रहा है और बाय द एंड ऑफ जून ये रिलीज भी हो जाएगा। अगर आपको हमारे आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट एसेट भी प्रोवाइडेड है। डिटेल्स में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पे आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। हिमालय 횡단철도는 아마 आपने शायद ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में सुना होगा, लेकिन आप ट्रांस हिमालयन रेलवे से अपरिचित हो सकते हैं। दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय को पार करने की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वास्तव में चल रही है और इस रेलवे के निर्माण में शामिल हैं चीन और नेपाल। 산맥이 물리적 चीन और दक्षिण एशिया के लिए हिमालय पर्वत एक फिजिकल बॉर्डर और ब्लॉक्ड है और दोनों देश यहाँ रेलवे बनाकर पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में इस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। 1973 में सो कॉल्ड चीनी नेता माओ जेडोंग ने नेपाल के राजा बीरेंद्र से मुलाकात की थी। हालांकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की कमी और इंटरनेशनल सिचुएशन सहित विभिन्न कारणों से ये वास्तविकता नहीं बन पाई। इसी बीच अगस्त 2022 में एक मीटिंग के बाद नेपाली विदेश मंत्री ओली और चीनी विदेश मंत्री वांग यू ने योजनाओं की घोषणा की। हिमालय पर्वत के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का निर्माण करेंगे तथा इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे विस्तृत कार्य के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें 2023 तक एरियल सर्वेइंग और मैपिंग और इस वर्ष से शुरू होने वाले जियोलॉजिकल सर्वेज, साथ ही कंस्ट्रक्शन कंडीशन इंजीनियरिंग अध्ययन शामिल हैं। इस रेलवे का निर्माण तिब्बत, चीन के लासा शिगात से रेलवे लाइन में किया जाएगा। आप इसे कनेक्शन के रूप में सोच सकते हैं। ये लाइन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की राजधानी लासा को तिब्बत के दूसरे बड़े शहर शिगात्से से जोड़ती है। एट वन एंड ऑफ दिस लाइन शिगात से तिब्बत के जिलोंग क्षेत्र को जोड़ता है और यहाँ से नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ता है, जो कि नेपाल का एक प्रमुख शहर है। पोखरा और लुम्बिनिया भी इससे जुड़ेंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं, इस मार्ग को बनाने की दूरी 170 किमी है, जो कि निर्माण के लिए पर्याप्त है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ हिमालय है, जिसमें विशेष रूप से नेपाल की ओर का हिमालय शामिल है, जिसमें माउंट एवरेस्ट तथा 14 हिमालय माउंटेन रेंज है। इन्हें 8 चोटियों वाले काफी ऊंचे और उबड़ खाबड़ क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए बहुत लंबे समय तक दोनों इलाकों को जोड़ पाना आसान नहीं था। तो रेलवे के निर्माण में स्पेसिफिक डिफिकल्टीज क्या हैं? सबसे पहले नेचुरल कंडीशंस अवश्य ही एक बड़ी बाधा है। ये हिमालय ओरोजेनिक बेल्ट से संबंधित है और वास्तव में ये भूकंप से पूरी तरह मुक्त जगह नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 2015 में नेपाल एक बड़े भूकंप से तबाह हो गया था। हिमालय क्षेत्र का भूभाग बहुत उबड़ खाबड़ है और जलवायु जिसकी भविष्यवाणी करना कठिन है, और यदि कोई अनएक्सपेक्टेड लैंडस्लाइड होता है तो सीरियस कैजुअल्टीज हो सकते हैं। साथ ही अल्पाइन क्षेत्र में निर्माण करना शायद आसान ना भी हो। यहाँ पे लोगों और मटेरियल्स का मूवमेंट करना आसान नहीं है और ऊंचे इलाकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों के लिए कुशलता से काम करना कठिन है। हालांकि श्रमिकों को नियमित और स्टेबल सप्लाईज प्रदान की जानी चाहिए। यदि ऑक्सीजन सप्लाई संभव हो तो ये पर्याप्त समाधान होगा। साथ ही रेलवे के लिए हिमालय के सभी उबड़ खाबड़ इलाकों में यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भारी मात्रा में सुरंग निर्माण की जरूरत होगी। प्रिलिमिनरी फीजिबिलिटी स्टडी के अनुसार सुरंग की आवश्यक लंबाई लगभग 66 किमी होगी। हालांकि चाइना में सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं को अंजाम देते हुए चीन ने टनल एक्सकवेटर्स के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है, इसलिए ये अब एक महत्वपूर्ण स्तर पर है। और ये एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट, जिसे शील्ड मशीन कहा जाता है, अब दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए चीन की बड़ी शील्ड टनलिंग मशीन यंगझोउ का आकार बहुत बड़ा है,
जिसकी कुल लंबाई 135 मीटर और वजन 4350 टन है और एक्सकवेशन डायमीटर 15 मीटर है। हो सकता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने में सक्षम हो क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये ऊबड़ खाबड़ इलाके में एक विशाल मशीन का उपयोग करता है। बहुत सारी कॉस्ट हो सकती हैं और कुछ हिस्सों को करना कठिन है, लेकिन यदि उपयोग किया जाए तो ये संभव है कि एक ही समय में एक हाई टनल खोदें तथा एक कन्वेयर सिस्टम का उपयोग करके खोदी गई मिट्टी को सुरंग से कुशलतापूर्वक बाहर निकालें। ये महंगा है, लेकिन इस समस्या को टेक्निकली दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इंटरनेशनल लॉ है और ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 3 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। 2022 तक नेपाल की जीडीपी 40.8 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटा जीडीपी लगभग $1,300 है। इसीलिए पूरी तरह से इसे एक गरीब देश माना जा सकता है। इसलिए नेपाल के लिए निश्चित तौर पर यह प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल होगा और नो डाउट चीन की मदद की आवश्यकता होगी। चीन भी सक्रिय रूप से समर्थन करने व निवेश करने को तैयार है, लेकिन चूंकि ये काफी बड़ी रकम है, मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि ये योजना कैसे आगे बढ़ती है। नेपाल केवल लोन के रूप में धन नहीं जुटा सकता, क्योंकि इसका अंत श्रीलंका की तरह हो सकता है, जिसके लैंडस्केप को गंभीर झटका लगा है। 투자를 받아 심각한 경제적 타격을 입은 스리랑카처럼 될 수도 있으니 네팔도 무작정 차관의 형태로 돈을 조달할 수는 없을 겁니다. 이런 इन एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये स्पष्ट है कि ये एक आसान प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों देश क्यों इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले आइए इसे नेपाल के नजरिए से देखें। जियोग्राफिकल व्यू से नेपाल रगेड हिमालय में लोकेटेड है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस का निर्माण करना मुश्किल है। लेकिन ये एक ऐसा देश है जहां इसके इनक्रेडिबल नेचुरल एनवायरनमेंट और विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत के कारण कई पैदल यात्री और पर्यटक आते हैं। इसके अलावा चीन, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पर्यटन की मांग है, इसे नेपाल में प्रवेश से पूरा कर सकते हैं। अगर ये संभव है तो ये टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यदि आप रेलवे मैप को फिर से देखें तो चीन नेपाल रेलवे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में ल्हासा से जुड़ा है और ल्हासा एक अन्य रेलवे के माध्यम से पूरे चीन से जुड़ा हुआ है। चीनियों के लिए नेपाल को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। परिणामी सड़क नेपाल के लिए नया व्यापार मार्ग बनेगा। वर्तमान में नेपाल का अधिकांश समुद्री व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होता है और इसका आधे से अधिक समुद्री व्यापार हल्दिया विशाखापत्तनम में होता है या हिमालय समुद्री व्यापार के ऊपरी हिस्से को ब्लॉक करता है। व्यापार करने के लिए भारत से गुजरने के अलावा कोई विकल्प ऑप्शन नहीं है। नेपाल न सिर्फ इकोनॉमिक और ट्रेड क्षेत्रों में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत से काफी प्रभावित है। हालांकि यदि उत्तर की ओर एक सड़क बनाई जाती है तो यहाँ से चीन जा सकते हैं और चीन वन बेल्ट वन रोड को भी बढ़ावा दे रहा है, निर्माण कर रहा है, जिससे विश्व के सभी कोनों तक व्यापार मार्ग बने। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि नेपाल इसका उपयोग कर सके। इसके अलावा जब मंत्री वांग यू ने घोषणा की कि वह 2022 में इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे तो उन्होंने ये कहकर नेपाल के साथ सक्रिय व्यापार दिखाया कि वह 98% नेपाली एक्सपोर्ट को टैरिफ फ्री बेनिफिट्स अनुदान ग्रांट करेंगे। इसके अलावा चीन ने नेपाल के साथ सक्रिय व्यापार 2018 में दिखाया था, जब दोनों देशों के बीच एक समझौते के माध्यम से नेपाल ने अपने 4 पोर्ट्स को इस्तेमाल के लिए खोल दिया है और चीन भी नेपाल पर भारत के अत्यधिक प्रभाव की जांच करने की कोशिश कर रहा है। 거대한 수요가 있는 중국 시장으로뿐만 아니라 और अभी कुछ समय पहले जनवरी 2024 पहली बार नेपाल ने 2400 नूडल्स के डिब्बे चीनी बंदरगाहों के माध्यम से भेजे। ये जापान को निर्यात किया गया था। तथापि यदि यहाँ अंतर्देशीय रेलवे बनाया जाता है तो चीन के व्यापार बंदरगाहों का उपयोग करके एक नया व्यापार मार्ग बनाना संभव होगा, साथ ही चीनी बाजार में भी जिसकी भारी मांग होगी। यह बदलाव मैन्युफैक्चरिंग सहित विभिन्न नेपाली इंडस्ट्रीज के विकास के लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो फिर चीन को क्या फायदा होगा? ये दक्षिण एशिया में उसके प्रभाव का विस्तार है। लंबे समय तक हिमालय ने एक बाधा के रूप में कार्य किया, चीन को दक्षिण एशिया से अलग थलग करने में भूमिका निभाई। इस बाधा को दूर किया जा सकता है। चीन न केवल सीधे दक्षिण एशिया तक जा सकता है बल्कि भारत भी। अगर बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों के बंदरगाहों का उपयोग किया जा सकता है तो एक एफिशिएंट इंटेंजिबल नेटवर्क बनाया जा सकता है। कई दक्षिण एशियाई देश अनिवार्य रूप से भारत से प्रभावित हैं, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं, और इससे भारत के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। वास्तव में नेपाल और भारत में भाषा, संस्कृति और धर्म आदि के समान पहलू हैं। भौगोलिक रूप से करीब होने के कारण दोनों देशों के बीच काफी एक्सचेंज होता है। हालांकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जैसे कठिन पहलू भी हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से सटे हुए हैं। हालांकि नेपाल एक प्रॉमिस्ड और लैंडलॉक्ड कंट्री है जो अपने व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए भारत पर निर्भर है।
एक ऐसा मामला है जो साफ तौर पर दिखाता है कि नेपाल किस स्थिति में भारत के साथ आसानी से नहीं निपट सकता। और वो 2015 का भी एक पुराना इतिहास है कि जब भारत ने नेपाल के व्यापार पर रोक लगा दी थी। उस समय भारत को नेपाल के संविधान में बदलाव और नेपाल और चीन के बीच सहयोग में वृद्धि की चिंता थी। 추진하려 하는 것이고 중국도 새로 नेपाल जो अपनी लगभग सारी आवश्यक ऊर्जा तेल भारत से आयात करता है, इस नाकाबंदी के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक झटका लगा क्योंकि कोई अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए नेपाल भी इस प्रोजेक्ट को एक नए मोड़ के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चीन भी नई राह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव कम हो जाएगा और चीन का प्रभाव बढ़ेगा। ये कल्पना करना कठिन है, लेकिन इससे शायद चीन और भारत के सहयोग की तस्वीर खींचना संभव हो सकता है। दरअसल भारत क्वाड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक प्रमुख देश के रूप में शामिल है, जिसकी डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। हालांकि जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण की तो कई देशों ने रशिया के साथ व्यापार बंद कर दिया। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ और रूस से सीधा व्यापार जारी रखा। जैसे कि भारत महंगा तेल आयात नहीं करता बल्कि कूटनीति में एक व्यावहारिक पहलू का अनुसरण करता है। ऐसा हो सकता है कि स्थिति के अनुसार चीन और भारत के बीच संबंधों में काफी प्रगति हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो दुनिया की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। ये रेलवे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण लाभदायी हो सकता है, लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि परियोजना की भविष्य की दिशा स्पष्ट रूप से तय की जाएगी, जैसे कि ये एक ऐसी परियोजना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। हम भविष्य में इसे इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। सबसे पहले GFT ने कमेंट किया है कि बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी नेपाल वर्चुअली इंडिया का सैटेलाइट स्टेट बन चुका है। एक ना एक दिन नेपाल इंडिया से अपना पीछा जरूर छुड़वाएगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब यही दिन देखना बाकी था। जो देश खुद USA का जूते चाटने वाला सैटेलाइट है, वो दूसरों को सैटेलाइट्स बोल रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नेक्स्ट यूजर जेजे ने कमेंट किया है कि वैसे भी हम कोरियंस कुछ दिन बाद एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो मैं इंडिया में जाके खुद को नेपाली बोल के इंडिया के अंदर ही समा जाऊंगा और इंडिया की ओर से नेपाल पे भी कब्जा कर लूंगा। क्या बोला तूने? अरे पागल है साला। जॉर्ज ने कमेंट किया है कि परहैप्स इंडिया वाज मॉडरेटली एब्यूसिव टू नेपाल। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, बहुत एब्यूसिव था। 1951 में इंडिया ने नेपाल के लिए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के नेपाल को एब्यूज किया। 1976 में इंडिया ने नेपाल को 21 मेगावाट त्रिशूली हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने के लिए 140 मिलियन रुपए देके नेपाल को एब्यूज किया। 2014 में 100 करोड़ रुपए देके नेपाल भारत मैत्री इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर खोल के 125 करोड़ देके BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस खोल के 324 करोड़ देके मोतीहारी अम्लेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन इंस्टॉल करके एब्यूज किया। अप्रैल 2015 में नेपाल में हुई अर्थक्वेक के बाद नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन देके नेपाल के 10 डिस्ट्रिक्ट में 132 हेल्थ फैसिलिटीज बना के 8 डिस्ट्रिक्ट में 71 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना के इंडिया नेपाल को एब्यूज करता रहता है। और एब्यूज की सारे हदें तो तब पर हो गई जब कोरोना क्राइसिस के टाइम इंडिया ने नेपाल को 1 मिलियन डोजेस दिया एज ए ग्रांट। अगर इसे एब्यूसिव कहते हैं तो भगवान से प्रार्थना है कि हर देश को इंडिया जैसा ही एब्यूसिव नेबर मिले। नेक्स्ट यूजर एमओ ने लिखा है कि इट्स मोर लाइक ए पेनिट्रेशन देन क्रॉसिंग। नेक्स्ट यूजर बीएल ने लिखा है कि चाइना का लॉजिक है कि इफ देयर इज एन एक्सपेंशन आउटवर्ड देन देयर इज कैश फ्लो इनवर्ड। चाइना के लिए इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी आर इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट एबीसी ने लिखा है कि नेपाल के ओवरसीज एक्सपोर्ट कितना है और उसकी वर्थ क्या है। एक्चुअली चाइना ट्रेड में नहीं बल्कि चाइना एंटी इंडिया और प्रो चाइना देशों को सिक्योर करना चाहता है टू कीप इंडिया इन चेक। लेकिन इंडिया और चाइना दुश्मन नहीं है, वो आने वाले टाइम पे कोऑपरेट करेंगे। उन्हें दोस्त बनने में कुछ वक्त लगेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन रूल चीटिंग स्पाउस और चाइना पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट माय डियर 486 ने कमेंट किया है कि क्या छोटे देश बड़े देश के चलते डैमेज सफर कर रहे हैं जैसे कि साउथ कोरिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम्हारी देश ज़्यादा छोटा है कि तुम्हारी सोच।
अगर सोच थोड़ा बड़ा करते, इंडिया से दोस्ती रखते और यूएसए का लैपटॉप नहीं बनते तो चाइना से डरने की जरूरत नहीं होती और यूएसए का चौपरासी बनकर ड्यूटी भी नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट सोमाली पिग ने कमेंट किया है कि जिस जगह में चाइना ये टनल बना रहा है वो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट का जंक्शन है और वहाँ फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक होता रहता है। उसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इंडिया विल बी द फर्स्ट टू शट इट डाउन विद ब्रह्मोस। बहुत सारे पर्सपेक्टिव से ये प्रोजेक्ट अनरीजनेबल लग रहा है। वैसे दुनिया में मेजोरिटी लोगों को कोरियन वेपन्स के नाम नहीं पता, लेकिन कोरियंस को ब्रह्मोस के बारे में पता है। दैट्स द पावर ऑफ इंडियन टेक। नेक्स्ट ट्रिपल के ने कमेंट किया है कि अगर ये रेलवे कनेक्ट हो जाता है देन चाइनीज विल डोमिनेट द कमर्शियल वर्ल्ड। और अगर चाइना इन्वेस्टमेंट के थ्रू नेपाल के मेजर इंडस्ट्रीज टेक ओवर कर लेता है तो नेपाल की चाइनीजाइजेशन इमीडिएटली शुरू हो जाएगा और नेपाल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नौकर बन के रह जाएगा। नेक्स्ट 2023 मुयांग ने कमेंट किया है कि इजराइल की तरह इंडिया को भी पहले अटैक करना चाहिए और इस रेलवे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फाइटिंग इंडिया। नेक्स्ट टिप पार्क 4966 ने कमेंट किया है कि अगर चाइनीज कंपनी हिमालय में टनल ड्रिल करता है तो क्या हिमालय कोलैप्स नहीं हो जाएगा? लॉल। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर हिमालय चाइनीज मटेरियल से बना होता तो जरूर चाइनीज बिल्डिंग्स की तरह हिमालय भी कोलैप्स कर जाता। नेक्स्ट यूजर FE ने कमेंट किया है कि नेपाल सिर्फ चाइना के लिए ही अच्छी चीजें करता है। वेक अप नेपाल, यू आर बिहेविंग लाइक अ चाइनीज टेरिटरी। नेक्स्ट जिंक वियन ने कमेंट किया है कि टेंशन क्या है, इंडिया एक मिसाइल से ही इसे शट डाउन कर सकता है। नेक्स्ट यूजर क्यूशी ने कमेंट किया है कि इजंट चाइना टारगेटिंग द मिनरल्स फ्रॉम हिमालयस। नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ चाइना ने कमेंट किया है कि नेपाल प्रो चाइना है और भूटान प्रो इंडिया है।